नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका डेडलाइन यानी कि तय वक्त से करीब 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट चुका है। कल रात करीब 9 बजे काबुल एयरपोर्ट से 3 आखिरी अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। इन्हीं में से एक विमान में अमेरिकी राजदूत भी सवार होकर अफगानिस्तान छोड़ गए। इस तरह 20 साल बाद अमेरिकी फौजों की तालिबान से पूरी तरह से वापसी हो चुकी है। अब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अमेरिकी फौज के जाने के बाद तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर फायरिंग कर जश्न मनाया। तालिबान की ओर से कहा गया कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से आजाद। ये तस्वीरें हामिद करज़ई एयरपोर्ट के बाहर की है और ये देखिए जो अमेरिकी सैनिक है वतन वापसी करने के बाद की तस्वीरें। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगभग 20 साल तक यहां पर अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक तरह से अमेरिकी फौज यहां पर रही, सुरक्षा प्रोवाइड करती रही, देती रही। लेकिन 20 सालों बाद कल देर रात पूरी तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर चला गया, जिसके बाद तालिबानियों ने जमकर यहां पर फायरिंग की। हामिद करज़ई एयरपोर्ट के बाहर ये देखिए आतिशबाजी की भी तस्वीरें और फायरिंग की भी तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। फायरिंग करके खुशी जाहिर की कि अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान से अमेरिका भले ही चला गया, लेकिन शांति की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तालिबान को अमेरिका के वो हथियार हाथ लग गए हैं जो काफी खतरनाक है। काबुल में तालिबानी राज स्थापित हो गया है और तालिबान ने राजधानी काबुल की सुरक्षा के लिए नई कमांडो यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का नाम फतेह फोर्स यानी विक्ट्री फोर्स दिया गया है। 24 अगस्त को एक ट्विटर पोस्ट में तालिबान के अरबी भाषा के अकाउंट ने इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट में तस्वीरों के साथ लिखा कि ये फतेह वॉक यानी विजेता फोर्स है और इसने काबुल शहर में गश्त लगाना शुरू कर दिया है। पोस्ट की गई 4 तस्वीरों में हथियारबंद सैनिक अपने सुरक्षा वाहनों के साथ दिखे जा सकते हैं। एक तस्वीर में तालिबान के सफेद झंडे के साथ सैन्य वाहनों की एक कतार दिखाई गई है। दूसरी तस्वीर में इन गाड़ियों पर नई फोर्स का पश्तो और अंग्रेजी में नाम दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस यूनिट में हक्कानी नेटवर्क के चुनिंदा खूंखार आतंकवादियों को रखा गया है। काबुल में तैनात इस आतंकी यूनिट ने कई चौकियां भी स्थापित कर ली हैं। अमेरिकी राइफल M4, कमांडो की कैमोफ्लेज ड्रेस और बॉडी आर्मर पहने ये आतंकी राजधानी में हमवी और बाकी कई गाड़ियों में सवार होकर गश्त भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये यूनिट सीधे हक्कानी नेटवर्क में नंबर 2 अनस हक्कानी को रिपोर्ट कर रही है। अनस को हाल ही में काबुल का सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आतंकी अफगानिस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों में सीधे शामिल हैं। तालिबान की फतेह फोर्स के आतंकी अमेरिकी सेना के नेवी सील की ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में जारी तस्वीरों में ये आतंकी ब्लास्ट प्रूफ चश्मा, सैन्य जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्लव्स, ब्लास्ट हेलमेट और M4 जैसे घातक हथियार लिए दिख रहे हैं। कई आतंकियों के हेलमेट में नाइट विजन डिवाइस भी लगी हुई है। माना जा रहा है कि ये सामान उन्हें अफगान सेना से मिला है। तालिबान की विक्ट्री फोर्स बद्री 313 के बाद दूसरी कमांडो यूनिट है। इस यूनिट के लड़ाके भी अमेरिकी सैनिकों की तरह कैमोफ्लेज जूते, बॉडी आर्मर और कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, ये आतंकी हाथ में अमेरिकी M4 राइफल लिए हमवी गाड़ी से गश्त लगाते हैं। तालिबान ने अपनी इस कमांडो यूनिट का बद्री 313 नाम बद्र की लड़ाई के नाम पर रखा है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब $28 बिलियन के हथियारों को जब्त किया है। ये हथियार अमेरिका ने 2002 और 2017 के बीच अफगान बलों को दिए थे। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो हथियार नष्ट नहीं हुए हैं वो अब तालिबान के कब्जे में हैं। आज तक ब्यूरो।
रुक करेंगे अगली खबर का। ये स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुंबई मार्शल्स ने जीत लिया है। जी हां, इस बार 88 टीमों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 4 लेवल पर खेले गए रोमांचित करने वाले शानदार मुकाबले के बाद मुंबई मार्शल इस लीग का चैंपियन बना। मुंबई मार्शल्स के चारों खिलाड़ियों को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 12 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। वहीं बैंगलोर बैलिस्टिक्स की टीम ई टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर रही। बैंगलोर की टीम के खिलाड़ियों को 6 लाख की राशि दी गई। कोविड काल में एक अभिनव प्रयोग ई स्पोर्ट्स अपने आप में अनूठा है। इस बार 88 टीमों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। 4 लेवल पर खेले गए रोमांचित करने वाले शानदार मुकाबले, इनमें चैंपियन बना मुंबई मार्शल्स। जोरदार खेल दिखाने वाले मुंबई मार्शल्स को चमचमाती ट्रॉफी के साथ उनके चारों खिलाड़ियों को 12 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। हार्ड वर्क करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा स्पोर्ट्स में, तब जाके ऐसे लेवल पे जैसे हम लोग अभी जीते, मुंबई को रिप्रेजेंट किया एंड जीते, तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना होगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, 16 to 20 आवर्स, 22 आवर्स, सीरियसली बिना सोए भी गेम कंटिन्यू करना बस। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, द विनर इज जयेश यादव फ्रॉम मुंबई मार्शल्स के जयेश यादव को ही ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के सबसे शानदार खिलाड़ी का भी पुरस्कार मिला। Really I'm just panic right now because of first time this was my that I'm winning this tournament and MVP. The team which found itself in the second place at the ESPL and that was the Bangalore Ballistics. ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए बेंगलोर बैलिस्टिक्स ने भी जोर लगाया, लेकिन आखिरकार बाजी मुंबई के हाथ लगी। We were close to first place, मतलब एकदम close थे फर्स्ट प्लेस के, एंड पूरे टूर्नामेंट में हम लोग लाइक टॉप पे थे, बट लास्ट में फाइनल्स में थोड़ा सा गेम ये हो गया इम्बैलेंस, तो टॉप कर सकते थे, बट कोई नहीं, इस बार सेकंड के नेक्स्ट टाइम होपफुली फर्स्ट करेंगे। बतौर चीफ गेस्ट दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटा। साथ ही ई स्पोर्ट्स के इन शानदार फॉर्मेट को आगे बढ़ाने में सहयोग का भरोसा दिया। ये एक इतना वेल एक्सेप्टेड कंपटीशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन भी बन सकता है। देश में मुझे लगता है पहली बार इस तरह की शुरुआत हो रही है। आई कांग्रेचुलेट द टीम। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज से 5 से 10 साल के अंदर अंदर आप जो भी हमारे विनर्स बैठे हैं, इनके आगे की जनरेशन ये पूछने लगी कि क्या इस देश में ऐसी जनरेशंस भी होती थी जो कभी स्पोर्ट्स नहीं खेलती थी? क्या सिर्फ फील्ड में गेम खेले जाते थे? अब क्योंकि आप लोग आगे बढ़ गए हैं, तो एवरी गवर्नमेंट हैज टू फॉलो व्हाट द जनरेशंस आर डूइंग, वेयर द जनरेशंस आर लीडिंग। सो आई कैन प्रॉमिस फ्रॉम दिस स्टेज कि हम दिल्ली में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड एंड व्हाटएवर कैन बी डन, विल डू इट। इस खास मौके पर ई स्पोर्ट्स का नया वर्ल्ड लोगो भी लॉन्च किया गया। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने अगले साल ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग को और बेहतर बनाने की बात कही। साथ ही कहा कि कोरोना के दौर में ई स्पोर्ट्स ने खेल प्रेमियों को नई प्रेरणा दी है। E-sports was a very big trend even before Corona, but during Corona and with lockdowns, it has become even bigger. It's also a sport which is immune from Corona lockdowns, and they have such a cool trophy. What's not to like about e-sports? ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग 2021 जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। 1 सितंबर से भारत में कई राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आशंका पैदा हो रही है कि अगर बच्चों में कोरोना के मामले बढ़े तो क्या होगा। वैसे तो कोरोना काल में स्कूल खोलने की सख्त गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या इससे बच्चों में कोरोना के मामले रुक सकते हैं? 1 सितंबर आने में सिर्फ एक दिन का फासला है। कई और राज्यों में स्कूलों की घंटियां फिर बजने वाली हैं। बच्चों के स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 12 तक के स्कूल खुल रहे हैं। हरियाणा में क्लास 4 और 5 के बच्चे स्कूल आ सकेंगे। तेलंगाना और तमिलनाडु में 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई स्कूलों में हो सकेगी। असम में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्कूलों के खुलने की गाइडलाइंस जारी की हैं।
क्लासरूम में अधिकतम 50% क्षमता रखने की इजाजत है। सभी टीचर और अन्य स्टाफ वैक्सीनेटेड होने चाहिए। छात्रों को एक दूसरे का लंच, कॉपी किताबें और स्टेशनरी साझा करने की इजाजत नहीं होगी। जो छात्र और टीचर कोविड कंटेनमेंट जोन में होंगे उन्हें स्कूल कॉलेज आने से रोका जाएगा। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या ये कोरोना गाइडलाइंस पर्याप्त हैं? क्या बच्चों की सुरक्षा इतने से सुरक्षित होगी? There has been a whole question mark raised about the wisdom of opening schools. So now we are to look at all the aspects of it, and what they have said over there is that there is a multi-layer. Multi-layer means that everybody is vaccinated when they go to school. They go, there is ventilation which is made, all the precautions of distancing are done, and masking is 100%. कोरोना काल में स्कूल खोलने के मद्देनजर भारत अमेरिका से सीखकर खुद को तैयार कर सकता है। अमेरिका ने जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला किया था। वहां अब बच्चों में कोविड-19 के बड़े मामले देखे जा रहे हैं। जून में अमेरिका में तकरीबन 10,000 कोविड केस बच्चों में रिपोर्ट हुए थे। 12 अगस्त तक वहां बच्चों में कोरोना के मामले बढ़कर 1,20,000 तक पहुंचे। 19 अगस्त तक इसमें तकरीबन 50% का और उछाल आया और 1,80,000 बच्चे कोरोना से पीड़ित हो गए। It's a 300-400% increase in the number of kids. It also is reflective or reflects the fact that the kids are sicker because we've got a higher percentage of our COVID positive patients who need ICU care as well. ये हाल तब है जब अमेरिका में 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना टीका लगना शुरू हो चुका है, जबकि भारत में अभी 12 साल से बड़े बच्चों को लग सकने वाले जायडस कैडिला के टीके को सिर्फ मंजूरी मिली है। हालांकि स्कूल खुलने के पक्ष में भी बेहद मजबूत दलीलें हैं। एक संसदीय समिति ने स्कूल न खुलने के खतरों को बताया था। बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को लेकर इसके तमाम सामाजिक पहलू बच्चों के लिए खतरनाक हैं। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।